अच्छा जी। सही है। आवाज आ रही है? अच्छा जी। अब एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अभी मैंने आपको ना डेटा सेट दिखाया था कि जिसमें एक फीचर था और उसकी क्लास थी 0 और 1। तो हमने एक्स एक्सिस पे फीचर ले लिया था और वाई एक्सिस पे हमने क्लास ले ली थी 0 और 1 की फॉर्म में। अगर फर्स्ट करें हमें दो फीचर दो फीचर की बिहाफ पे बेटा जीसीआर का कोड एलएमएस पे है। जीसीआर का कोड एलएमएस पे मौजूद है नोटपैड की फाइल में। आप वहां से ज्वाइन कर लीजिए। जो इन्होंने सेंड किया अलीजा ने, ये जीसीआर का कोड है। ये एलएमएस पे भी मौजूद है नोटपैड की फाइल में टॉप पे। आप सब इसको ज्वाइन कर लें और वहां पर कोई अपलोड होगा तो मैं तो बता रहा हूँ। एलएमएस पे तो मैं अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन आप में से अगर किसी ने ना देखा हो तो एलएमएस में मौजूद है ये नोटपैड की फाइल में। सही है। ये कोड कॉपी कर लें, कोई रिप्लाई ना करे इस पे। ये कोड कॉपी कर लें जो इन्होंने भेजा है खातून ने 9382 अलीजा फातिमा। अच्छा जी। अब फर्स्ट कर लें कि आपके पास एक ऐसा डेटा सेट है कि जिसमें दो फीचर्स हैं। दो फीचर्स हैं, उन दो फीचर्स के ग्राफ पे आपने क्लास प्रोडिक्ट करनी है। तो देखिए समटाइम्स ना हमें बहुत स्मार्टली वर्क करना पड़ता है। स्मार्टली वर्क कैसे करते हैं कि हमने एक्स एक्सिस पे एक फीचर को ले लिया, वाई एक्सिस पे दूसरे फीचर को ले लिया। ये देखिए x1 यहाँ ले लिया, x2 यहाँ पर ले लिया। अब सपोज कर लीजिए, और से देखिएगा भाई, बड़ी क्लियर बात कर रहा हूँ, एक ही दफा करूंगा। ये आपके पास एक डेटा सेट है इस तरह से कि यहाँ पर लिखा हुआ है x1, यहाँ पर लिखा हुआ है x2 और यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास। ठीक है। x1 की वैल्यू फर्स्ट करें है 3, x2 की वैल्यू है 4। ये दो फीचर हैं और क्लास आपकी आ रही है 0 क्लास। इसी तरीके से ये 5 है, ये 3 है और क्लास आ रही है 1। समझ में आ रही है बात? तो x एक्सिस पे मैं x1 को ड्रॉ कर रहा हूँ, y एक्सिस पे मैं x2 को ड्रॉ कर रहा हूँ और क्लास के लिए मार्कर ड्रॉ कर रहा हूँ। तो ये जो प्लॉट हो रहा है सबकी समझ में आ गया? ये प्लॉट किस तरह से हो रहा है सबकी समझ में आ गया? x एक्सिस और y एक्सिस, x एक्सिस पे x1, y एक्सिस पे x2 और मार्कर किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि अगर 0 क्लास होगी तो ये मार्कर है, 1 क्लास होगी तो ये मार्कर है। क्या ये बात सबकी समझ में आ गई? इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ये मार्कर की चॉइस जो है क्रॉस या सर्किल की, ये बता रहा है कि क्लास कौन सी है, 0 या 1। और ये किस जगह पे प्लॉट हुए फर्स्ट करिए, इस जगह पे x1 की वैल्यू 3 है और x2 की वैल्यू 1 है। तो ये है 3,1, ये 3,1 है, लेकिन इस पे क्लास का लिखी हुई है 1। तो ये बात समझ में आ गई सबके? आगे बढ़ते हैं। अब इसमें मुझे पता है कि मेरा क्लियरली जो फंक्शन बनना चाहिए वो ये बनना चाहिए। ऐसा ही है, ये बनना चाहिए क्लासीफायर, ताकि डेटा को अलग अलग सेपरेट कर दे। ऐसा ही है, कुछ इस तरह का बनना चाहिए। तो ये देखें इन्होंने क्या किया है, कुछ इस तरह का बनना चाहिए जो बेहतरीन हो। तो ये देखें इन्होंने डायरेक्ट, हम तो देखें कैलकुलेशन तो नहीं कर रहे, हमने डायरेक्ट सपोज कर लिया कि थीटा नोट की वैल्यू -3 है, थीटा 1 की वैल्यू 1 है और थीटा 2 की वैल्यू 1 है। मतलब क्या है? ये देखें, अगर मैं आपसे कहूं तो आप बोलेंगे सर इसकी इक्वेशन जो है ये बनेगी क्योंकि इसमें 3 थीटा है। ऐसा ही है, क्योंकि 2 फीचर है। इस एग्जाम्पल को जल्दी से समझ लें। इसमें 2 फीचर है तो 3 थीटा होंगे। इन 3 थीटा की वैल्यूज जिन्होंने बताई हमें कि थीटा नॉट की वैल्यू -3 है, थीटा 1 की वैल्यू 1 है और थीटा 2 की वैल्यू 1 है। अगर मैं आपसे कहूं थीटा का एरे बना लें तो थीटा का एरे ये बनेगा। क्लियर? ये कैसे आया ये बात नहीं कर रहे हैं, मैं सिर्फ इसको समझा रहा हूं। ये आएगा वैसे ही जैसे हमने पढ़ा है, ग्रेडियंट वगैरह की। ये समझ में आ गया? अब अगर मैं इसकी इक्वेशन लिखूं तो ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगी।
ये इक्वेशन ऐसे बन जाएगी। काम नहीं, अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूं, अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूं थीटा नॉट एक्स नॉट प्लस थीटा वन एक्स वन प्लस थीटा टू एक्स टू, ऐसा ही है, इज इक्वल टू वाई, यही इक्वेशन है। अब अगर मैं इस इक्वेशन को फर्दर थीटा नॉट की फॉर्म में लिखूं तो बन जाएगी माइनस थ्री एक्स नॉट प्लस वन एक्स वन प्लस वन एक्स टू, ऐसा ही है। अगर मैं मजीद सिंप्लीफाई करूं, अच्छा ये एक्स नॉट है, अगर मैं मजीद सिंप्लीफाई करूं, अगर मैं मजीद सिंप्लीफाई करूं तो एक्स नॉट की वैल्यू क्या होती है हमेशा वन, यहाँ वन आ जाएगा, ये वन और वन किसके बराबर हो जाएगा वन के, ये वन इंटू टू किसके बराबर हो जाएगा टू के। तो आपकी सिंपल सी इक्वेशन ये बन जाएगी सिंप्लीफाई होके। क्या इस बात से सब एग्री करते हैं? दोबारा लिख देता हूं, थीटा नॉट आपका बराबर है माइनस थ्री के और एक्स नॉट बराबर होता है वन के, तो मैं वन नहीं लिख रहा। थीटा वन बराबर है आपका वन के और ये एक्स वन है। इसी तरीके से थीटा टू बराबर है आपका वन के और ये एक्स टू है। वन मल्टीप्लाई बाय एक्स टू होगा तो एक्स टू ले जाएगा, वन मल्टीप्लाई बाय एक्स वन होगा तो एक्स वन ले जाएगा। सिंपल सी आपकी इक्वेशन ये बन के आएगी। क्या इस बात से सब एग्री करते हैं या किसी की ये बात समझ में नहीं है? ऐसा ही है। अच्छा यहां पर लॉजिस्टिक में मैं इस y को क्या नाम दिया था? मैंने इस y को मैंने नाम दिया था z का। क्या नाम दिया था? z का। तो z की वैल्यू हो गई, ऐसा ही है या कुछ और बात थी? इसको मैंने z का नाम दिया था, थीटा ट्रांसपोज x को इसका नाम दिया था z का, ऐसा ही है। थीटा ट्रांसपोज x को किस चीज का नाम दिया था? z का, तो ये z हो गया। अब हमने थोड़ी देर पहले बात की थी कि z के हिसाब से भी डिसाइड कर सकते हैं और g ऑफ z के हिसाब से भी डिसाइड कर सकते हैं। ब्रेक से पहले याद है ना? अगर अगर z की वैल्यू जीरो से बड़ी हो तो कौन सी क्लास है? अगर z की वैल्यू जीरो से बड़ी हो तो कौन सी क्लास है? और अगर z की वैल्यू जीरो से छोटी हो तो कौन सी क्लास है? जीरो। क्लियर हो गई ये बात? इसका मतलब है अगर इस फॉर्मूले में x1 और x2 की वैल्यू पुट करूं और जीरो से बड़ा आंसर आ जाए तो क्लास वन है। अगर इस फॉर्मूले में x1 और x2 की वैल्यू पुट करूं और जीरो से छोटा आंसर आ जाए तो कौन सी क्लास है? क्लास जीरो। ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे यही बना हुआ, ये देखें, ये देखें, ये बनने इक्वेशन ये लिखा है, वी प्रेडिक्ट y इज इक्वल टू 1 इफ दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। गॉट इट? अब आप करके भी देख सकते हैं। ये देखें, ये देखें, ये हमने ग्राफिकली प्लॉट कर ली। ये पूरी क्लास जीरो के लिए रिप्रेजेंट कर रही है, पूरी क्लास वन के लिए रिप्रेजेंट कर रही है। अगर हम अपने इक्वेशन को मजीद सिंप्लीफाई करें तो ये माइनस थ्री इधर जा सकता है, ये माइनस थ्री इधर जा सकता है, तो ये बन जाएगा x1 प्लस x2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इफ यू डिसाइड फॉर क्लास 1। x1 प्लस x2 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3 इफ यू डिसाइड फॉर क्लास 1। ये देखिएगा, ये देखें, सही है। अब आप कोई भी x1 और x2 की वैल्यू देख लें इस डिसीजन बाउंड्री के हिसाब से, अगर उन दोनों का सम 3 से बड़ा आ रहा है तो वो क्लास 1 होगी। ये देखें, इस डायग्राम में देखें। फर्स्ट करिए मैं ये पॉइंट चूज कर रहा हूं, ये पॉइंट, सॉरी ये पॉइंट नीचे थोड़ा सा बताइए। यहाँ पर x2 की वैल्यू क्या है? 2 और x1 की वैल्यू क्या है? 2। तो दोनों 2 और 2 कितने होते हैं? 4। 4 इस वक्त 3 से बड़ा है तो क्लास 1 हो गई। इसी तरीके से कोई और कॉम्बिनेशन ले लें तो बस ये हमारी जो छोटा सा ट्रेनिंग सेट था इसके हिसाब से हमने फंक्शन ड्रॉ कर दिया। सही है? क्लियर हो गई बात? अब ये लाइन कैसे आएगी ये पूरा मैकेनिज्म पढ़ चुके हैं कि थीटा नॉट कैसे आएंगे, थीटा नॉट कैसे आएंगे। ठीक है, ब्लू वाला क्या है? फॉल्स है, मैजेंटा कलर जो है वो ट्रू है और जो डिसीजन बाउंड्री है वो लाइन है वहां। अब ये 0.5 अगर आप इसको इस चीज को आप
पुट करें सिग्मॉइड फंक्शन में और फिर आंसर निकालें, तब भी वो 0.5 वाली कंडीशन ट्रू होगी कि 0.5 से बड़ा आ रहा होगा तो 1 है, 0.5 से छोटा आ रहा होगा तो क्या आ रहा होगा, 0 होगा। यहां तक कोई सवाल है किसी का तो पूछ लीजिए। समटाइम ना चॉइस ऑफ अ मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कभी कभी मॉडल ऐसा चूज कर रहे होते हैं जो मॉडल मॉडल आपके डेटा को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता। ये देखें, जैसे ये है, ये एक डेटा सेट आपको गिवन है। इस डेटा सेट में मैं क्लियरली देख सकता हूं कि डिसीजन बाउंड्री लीनियर नहीं है। कोई सी भी लाइन ड्रॉ कर दो, कोई सा भी कर्व ड्रॉ कर दो, इसमें डिसीजन बाउंड्री बेसिकली सर्किल को रिप्रेजेंट कर रही है। देख रहे हैं आप डायग्राम को? तो सम टाइम हमें डेटा को देख के डिसाइड करना पड़ता है ग्राफिकली विजुअली कि हमारा डेटा जो है वो किस मॉडल को रिप्रेजेंट कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? ये हाँ, ये कैसे आता है, ये तो बात की बात हो गई ना। हम कम से कम मॉडल को उस अप्रोच पे पहुंच जाते हैं। अब पैरामीटर्स क्या हमने देखे, अगर मैं यहाँ पर सर्किल फिट करने की कोशिश कर रहा हूं तो सर्किल के लिए मुझे पता है रेडियस चाहिए होता है। अब वो रेडियस की वैल्यू क्या होगी वो कैलकुलेशन से आएगी। लेकिन अगर आप इस डेटा सेट पे लीनियर लाइन फिट कर रहे होंगे तो आप ढूंढ रहे होंगे स्लोप और इंटरसेप्ट, क्योंकि आप कभी भी कुछ भी काम कर लें आपका रिजल्ट सही नहीं आएगा। समझ रहे मेरी बात? तो चॉइस ऑफ मॉडल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ डिसीजन बाउंड्री एक सर्किल है कि इस सर्किल के अंदर जो वैल्यू होंगी वो एक क्लास से बिलोंग करती है, बाहर जो वैल्यू होंगी वो दूसरी क्लास से बिलोंग करती है। तो ये एक कॉन्सेप्ट है कि भाई आप अपने मॉडल की सिलेक्शन कैसे करते हैं। देखें जिन्होंने बताया है कि पॉलिनोमियल रिग्रेशन के अंदर आपके पास एक से ज्यादा थीटा भी हो सकते हैं। तो देखिए थीटा नॉट, थीटा 1, थीटा 3, थीटा 4, थीटा 3 के साथ स्क्वायर आ गया, थीटा 4 के साथ स्क्वायर आ गया, x1 का x2 का, ये अलग अलग चीजें हैं। ये किसी स्पेसिफिक एग्जाम्पल पे नहीं समझाया जा रहा आपको, ये जनरल बात हो रही है, ठीक है? ये किसी स्पेसिफिक एग्जाम्पल पे नहीं समझाया जा रहा आपको। ये देखें अब इन्होंने बोला ये थीटा नॉट, थीटा 1, थीटा 3, थीटा 4, ये इन्होंने सारे निकाल लिए। इस तरह से हो सकता है कि आपकी इक्वेशन सिंपलीफाई होगी, ये बन जाए। ये देख रहे हैं x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो लॉजिक जो है ना वो आपने डिसाइड करनी है आपका मॉडल क्या है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये सारी चीजें ना टेस्टिंग से आती है। आप FID में कोई काम कर रहे हैं, आप अपने क्लास प्रोजेक्ट में कोई काम कर रहे हैं, आपने मॉडल ही सही सिलेक्ट नहीं किया। आप लीनियर लगाना है आप मल्टी लगा रहे हैं, मल्टी लगाना है आप लीनियर लगा रहे हैं, तो ये प्रॉब्लम है। समझ रहे? मोर कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है डिसीजन बाउंड्री। देखें मतलब ये तो सिंपल था ना, ये देखें इतनी ज्यादा कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है कि थर्ड ऑर्डर, फोर्थ ऑर्डर, फिफ्थ ऑर्डर तक चला जाए। तो ये काम कैसे होगा? ये सारा काम ऐसे ही होता है कि आपकी चॉइस जो है ना इनिशियली वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद पैरामीटर सिलेक्शन जो है ना, पैरामीटर सिलेक्शन वो आप और मैं मिलकर कर लेंगे कि पैरामीटर्स को कैसे करना है। हमें बता दिया गया ग्रेडियंट डिसेंट है, कॉस्ट फंक्शन है, पैरामीटर्स हमारी हेल्प कर रहे हैं। अभी तक तो हमने इसका कॉस्ट फंक्शन देखा ही नहीं है। नेक्स्ट क्लास में जब इसका कॉस्ट फंक्शन आएगा तो वो थोड़ा सा एक अलग उसका बिहेवियर है, क्यों है वो आपको समझ में आएगा। तो ये देखें इस तरह का भी हो सकता है, नॉन लीनियर भी हो सकती है, ठीक है? तो मैं बिलीव करता हूं कि जो हमने पढ़ा मैं एक दफा उसको दोबारा से बता देता हूं। मैं कॉस्ट फंक्शन इसका अभी दिखाना नहीं चाह रहा क्योंकि वो एक लंबी डिस्कशन है। ये देखिए ये हमने देखा कि सिग्मॉइड फंक्शन हमारी हेल्प करता है लॉजिस्टिक के अंदर। क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि लीनियर रिग्रेशन कंटीन्यूअस फंक्शन के लिए काम कर रही है। तो लॉजिस्टिक जो है वो क्लासिफिकेशन का मतलब है कि जब हमारे पास डिस्क्रीट वैल्यूज होंगी तो ये काम कर सकता है। फिर हमने पढ़ा कि जो ग्राफ है इसका जो बिहेवियर है वो ये है कि 0 और 1 के बिटवीन में रिजल्ट आता है इसका। इसको हम कहते हैं सिग्मॉइड फंक्शन। इसको हम क्या कहते हैं? सिग्मॉइड फंक्शन। और डेफिनेटली ऐसे ही है। मैंने आपको ना एक असाइनमेंट देना है नेक्स्ट वीक। उस असाइनमेंट में बेसिकली आपके इन सवालों का जवाब जितने मैं दे सकता हूं मैं दे दूंगा, अदरवाइज आप जो है वो खुद ढूंढेंगे। कि मैं आपको एक डेटा सेट दूंगा और मैं उस डेटा सेट में आपसे बोलूंगा कि आप मुझे ये डिसाइड करके बताइए इस डेटा सेट में कि कौन से फीचर्स हैं जो अच्छे हैं प्रेडिक्ट करने के लिए और कौन से फीचर्स हैं जो अच्छे नहीं है। मैं आपको एक मिसाल देता हूं।
मैं आपको बड़ी क्लियर एग्जांपल दे चुका हूं, पहले भी दोबारा देता हूं। फर्स्ट करें आपके फाइनल रिजल्ट को प्रोडिक्ट करना है और आपके सारी इवैल्यूएशन हो चुकी है, असाइनमेंट 1 से लेकर असाइनमेंट 3 तक, क्विज 1 से लेकर क्विज 5 तक, मिड टर्म हो चुका है, प्रोजेक्ट्स हो चुका है, क्लास पार्टिसिपेशन हो चुकी है। ये मेरे पास पूरा डेटा आ गया है। अब मुझे प्रोडिक्शन करनी है आपके फाइनल रिजल्ट की। सुन रहे मेरी बात? अब अगर इन जनरली देखा जाए तो ये तमाम पैरामीटर बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें मैंने आपको बताया, क्विज से लेकर असाइनमेंट से लेकर मिड टर्म से लेकर प्रोजेक्ट तक तमाम चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है अगर स्टूडेंट की इवैल्यूएशन की बात की जाए। तो ये ना एक कॉलम और है, इसमें लिखा हुआ है कि स्टूडेंट जो यूनिवर्सिटी पॉइंट से आता था अपनी कन्वेंस से, ये कॉलम भी है मेरे पास। तो डेफिनेटली हर बंदा इस क्लास में ये समझ सकता है कि ये कॉलम इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा ही है? ऐसा ही है? ये तो वो बात हो गई कि जो फीचर ही इंपॉर्टेंट नहीं था हटा दिया आपने। लेकिन अब मैं मशीन लर्निंग की क्लास की बात करता हूं। मशीन लर्निंग की क्लास में पहला क्विज इतना आसान था कि पूरी क्लास ने उसको सही सॉल्व कर लिया, या पहला क्विज इतना मुश्किल था कि पूरी क्लास में से कोई स्टूडेंट सही सॉल्व नहीं कर सका। या तो पूरी क्लास के 0 मार्क्स हैं या पूरी क्लास के फुल मार्क्स हैं। मेरी बात समझ में आ रही है? फर्स्ट तेरे फुल मार्क्स हैं पूरी क्लास के। जब मैं डेटा सेट में देखूंगा कि एक फीचर ऐसा है कि जिसमें कोई ऐसी चीज ही नहीं ऑब्जर्व करने की जो इंपॉर्टेंट हो, तो मैं उस फीचर को भी निकाल सकता हूं। समझ रहे मेरी बात? मैं कहूंगा कि वैसे तो कोई वन बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रेडिक्शन करवाने के लिए, लेकिन फॉर दिस डेटा सेट, मशीन लर्निंग क्लास के डेटा सेट में ये क्विज 1 ना मेरे लिए मैटर नहीं करता। क्यों मैटर नहीं करता? क्योंकि इसके व्यास में मैं कुछ जज नहीं कर पा रहा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? वैसे देखा जाए तो क्विज 1 बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल हर कोर्स में बात करें तो क्विज बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन मशीन लर्निंग के कोर्स में क्विज 1 में तमाम बच्चों के सेम मार्क्स हैं। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं। मेरी बात समझ में आई? एक चीज ऐसी है जो कहीं भी इंपॉर्टेंट नहीं है, तो वो तो आप निकाल दें, लेकिन एक चीज ऐसी है जो कहीं इंपॉर्टेंट है कहीं नहीं है। हाँ, क्योंकि हमारे लिए ना इस जगह पे मैटर नहीं करती है चीज। भाई देखिए ना, अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे ना एक फीचर चाहिए, तो फीचर का मतलब ये होता है कि उसमें ना आपस में कोई ऐसी चीज हो, यूनिकनेस हो, डिस्टिंग्विश कोई चीज हो, ताकि मैं उसको ऑब्जर्व कर सकूं। अब अगर फॉर मशीन लर्निंग कोर्स क्विज 1 सबका सेम है, तो मेरे लिए इंपॉर्टेंट फीचर नहीं है, मैं उसको निकाल सकता हूं। कुछ फीचर ऐसे होते हैं जो आउटलायर्स होते हैं, जैसे मैं फर्स्ट के आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, आप लोगों से ना उनकी सैलरी पूछ रहे हैं। क्यों पूछ रहे हैं ये मसला नहीं है, लेकिन आप उनसे पूछ रहे हैं, तो लोग आपको सैलरी बताते हैं। कोई बताता है आपको 1 लाख, कोई बताता है 50,000, कोई बताता है 30,000, कोई बताता है 40,000, कोई बताता है 70,000, कोई बताता है 2 लाख, कोई बता देता है 4 लाख, कोई बताता है 3 लाख। ठीक है, आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। अब वो ऑटोमेटिक कर रहे हो या आप इनपुट ले रहे हो, आप डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। जब आप इस डेटा को प्रोसेस करने की कोशिश करते हैं और आप इसका मीन निकालने की कोशिश करते हैं, मतलब 100 लोगों से आपने सैलरी पूछी, जब आप इसका मीन निकालने की कोशिश करते हैं, तो आपने डेटा देखा था यार लाख, 50,000, 70,000, लेकिन इसका मीन आया 40 लाख। अब आप हो जाए परेशान। आपने देखा उस डेटा के अंदर एक आउटलायर भी था कि एक बंदे ने अपनी सैलरी 20 करोड़ लिखी हुई थी। अब हम ये बात नहीं कर रहे कि आउटलायर सही है या गलत है। आउटलायर का कॉन्सेप्ट यह है कि वो उस जगह पे सही नहीं है। आउटलायर होना प्रैक्टिकल लाइफ में अच्छी चीज है। क्लास में कोई नहीं पढ़ रहा, आप पढ़ रहे, आप आउटलायर, तो अच्छी चीज हो गई। लेकिन आप आउटलायर जब भी हो सकते हैं कि सब पढ़ रहे हैं और आप नहीं पढ़ रहे, तो आउटलायर अच्छा है बुरा हम बात ये नहीं कर रहे। आउटलायर हमारे ओवरऑल रिजल्ट में गड़बड़ पैदा कर देता है। ये बात समझे? तो हो सकता है उस बंदे की सैलरी हो 20 करोड़, गलती से आपने मार्क ने आपका फॉर्म फिल कर दिया और उसने लिखा मेरी सैलरी 20 करोड़ है। तो मसला ये नहीं है, मसला ये है क्या उस जगह पे वो चीज मैटर करती है, वो मेरी रिजल्ट को खराब कर रही है। तो ये कहलाता है आउटलायर। मेरी बात समझ में आ गई आउटलायर से?
ये देखिए ना, पूरी क्लास में आप सब लोग 65 नंबर लेके पास हो और एक स्टूडेंट 99 मार्क्स लाए। अब मैं जब स्केलिंग करने की कोशिश करूं तो 99 वाले की वजह से आपके नंबर ही नहीं बढ़ रहे, तो आप बोलेंगे यार तुम आउटलायर हो। अब वो गलत नहीं है, वो जगह पे तुम्हें गलत लग रहा है। समझ गया मेरी बात? तो ये डेटा जब आप प्रिपेयर कर रहे होते हैं ना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये मैं नहीं बताऊंगा आपको आपके डेटा को देख के कि कौन सा मसला है। आपके डेटा में ना आपको चाहिए डिस्क्रीट वैल्यू, यस नो वाली, और आप लिख रहे हैं कंटिन्यूअस, हो गई प्रॉब्लम। तो डेटा को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं पिछले हफ्ते ये कहा था कि बेटा सिर्फ ये देख लो कि जो डेटा तुम यूज करोगे वो तुम्हारे एल्गोरिथम पे लग भी सकता है या नहीं लग सकता। अब तुम्हारी पूरी क्लास अगर कहीं से प्रोजेक्ट कॉपी कर रही है तो डेफिनेटली वो तो लगा हुआ, लेकिन फिर मेरी मर्जी चलेगी कि मैं कहूंगा ये फीचर नहीं, इस फीचर पे चला के दिखा दो। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप सीख लें चीजों को। आप सीखेंगे तो खुशी होगी और आपको अपना फायदा। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा था डेटा सेट को आप लोगों ने गौर से देख लेना जो आप यूज कर रहे हैं। कुछ लोगों ने मुझे अप्रोच भी किया और कुछ लोगों ने मुझे बताने की भी कोशिश की है। तो डेटा सेट जो आप यूज कर रहे हैं उसको आपने देख लेना सही से। क्लियर होगी बात? यहां तक कोई सवाल है? कोई भी सवाल नहीं है तो मैं अटेंडेंस ले रहा हूं, और अटेंडेंस के बाद जो है फिर नहीं, अभी तो अपलोड नहीं करना, अभी फिलहाल आप लोग खुद देख लें। तो सवाल मुझसे पूछ लीजिएगा। वो मुझे पता है बेटा, डेटा सेट डाउनलोड करने का नहीं कहा था मैं, करिए मानी, डेटा सेट डाउनलोड करने का नहीं कहा था। डेटा सेट डाउनलोड करके ये देखें कि आप जो एल्गोरिथम लगाने की कोशिश कर रहे हैं क्या उसके लिए डेटा सेट सूटेबल है। तो अब आपको थोड़ा बहुत अंदाजा हो जाएगा मेरी आज की क्लास के बाद। तो मैं बिलीव करता हूं कि आप थोड़ा बहुत क्विज दूंगा बेटा, मैं क्विज दूंगा, पहले अटेंडेंस ले लेता हूं।